नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं। G20 के बाद पहली रेटिंग आई है और नरेंद्र मोदी को छप्पड़ फाड़ नंबर कैसे मिले हैं, आज इसका चैप्टर लेकर आया हूं। साथ ही नेहरू, इंदिरा, राहुल गांधी परिवार का पत्रकारों को दबाने का काला इतिहास भी आज आपको बताने वाला हूं। साथ ही कश्मीर में शहीदों का बदला सेना ने कैसे सबसे घातक हथियार निकाल लिया है इसके लिए, और आतंकी कैसे घिरे हैं कश्मीर में सेना के ऑपरेशन की लाइव तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। इसके बाद बात होगी आजम खान के घर पर पड़े छापों की, जिसमें बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। करोड़ों की गाड़ियों वाली आजम खान की मुंहबोली बेटी का राज क्या है, और वो भैंसे जिन्होंने आजम खान को करोड़पति बना दिया क्या, आज उनसे भी आपको मिलवाऊंगा। आखिरी चैप्टर होगा वो गिफ्ट जो बर्थडे पर पीएम मोदी देश को देने वाले हैं। आज आपको वो गिफ्ट दिखाऊंगा, मोदी का वो गिफ्ट जिसे देखकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। आज आपको उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाऊंगा। और आखिर में बड़ी जरूरी खबर है, आपके मोबाइल पर भी मोदी सरकार का एक अलर्ट मैसेज आया है क्या? आप भी चौंक गए हैं कि इस अलर्ट मैसेज का मतलब क्या है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, उसका सच बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय वायुसेना के लिए 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इन सभी लड़ाकू विमानों का प्रोडक्शन HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करेगी और लड़ाकू विमान तैयार करने में करीब 45,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सनातन पर जारी सियासत के बीच नीतीश कुमार के मंत्री उन्होंने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड यानी खतरनाक जहर से की है, जिसके बाद बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन को निशाने पर लिया और कहा कि इंडी गठबंधन ने तय कर लिया है कि सनातन को समाप्त ही कर देना है। नूह हिंसा के मामले में गिरफ्तार कांग्रेस विधायक मामन खान को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। नूह पुलिस के मुताबिक 31 जुलाई को हुई हिंसा से पहले कांग्रेस विधायक मामन खान ने लोगों को भड़काया था। मामन खान की गिरफ्तारी के बाद बवाल की आशंका को देखते हुए नूह में धारा 144 लागू कर दी गई है। यूपी के ग्रेटर नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी में लिफ्ट गिरने से 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसा आम्रपाली ग्रुप की एक नई बन रही इमारत में हुआ। मरने वालों में वहां रहने वाले मजदूर शामिल हैं। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद पुलिस ने पूरी साइट को सील कर दिया है। अफ्रीकी देश लीबिया में भीषण बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या 20,000 के पार पहुंच गई। बाढ़ की वजह से लीबिया के डेरना शहर का आधा हिस्सा मतलब खत्म ही हो गया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि शवों को ढूंढना तक मुश्किल हो रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े लोगों का कहना है कि समंदर का पानी शहर में घुस गया है और उसकी चपेट में जो आया वो बह गया। दिन भर के रिवीजन के बाद अब पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें G20 के बाद आई वो पहली रेटिंग जिसमें मोदी को छप्पर फाड़ नंबर मिले हैं। लेकिन ये नंबर मिले कैसे? साथ ही आपको बताऊंगा कि नेहरू, इंदिरा और राहुल गांधी परिवार का पत्रकारों को दबाने का काला इतिहास क्या है। – 2024 की राजनीति को लेकर 2 विजन चल रहे हैं। एक विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जो भविष्य की बात कर रहे हैं। इंडिया को कहां ले जाना है, कैसे तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना है, 2047 तक क्या करना है, यह सब नरेंद्र मोदी बता रहे हैं। दूसरा विजन विपक्ष का है, इंडी गठबंधन का है, जो अपने इतिहास में फंसा हुआ है। आज हम आपको नेहरू, इंदिरा से लेकर राहुल गांधी तक गांधी परिवार का पूरा इतिहास बताएंगे। वो इतिहास बताएंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि इंडी गठबंधन ने 14 पत्रकारों को बैन क्यों किया। ये सब नेहरू के जमाने से चला आ रहा है। राहुल गांधी कुछ नया नहीं कर रहे हैं। कैसे नेहरू हो, इंदिरा हो या आज के राहुल हो, कैसे पत्रकारों को टारगेट किया गांधी परिवार ने, उसका एक एक इतिहास आज आपको बताऊं। यानी इंडी गठबंधन देश को खींचकर इमरजेंसी और इमरजेंसी से पीछे के भी इतिहास में ले जाना चाहता है, और नरेंद्र मोदी देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। आज इन दोनों की बात होगी।
नरेंद्र मोदी देश को आगे बढ़ाने की गारंटी ले रहे हैं। विपक्ष के अपने एजेंडे से इस बात की गारंटी दिख रही है कि उन्हें सत्ता मिली तो देश उस दौर में पीछे जाएगा जिस दौर में इमरजेंसी दिखी थी। इस वक्त विपक्ष का इकलौता एजेंडा है कि मीडिया को टारगेट करो। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने 14 एंकर्स की लिस्ट बनाकर डाल दी और 2024 के चुनाव से पहले मीडिया से लड़ने लगे। लड़ना मोदी जी से था, लड़ रहे हैं मीडिया से। विपक्ष को लगता है कि उनकी जीत और हार के बीच में मात्र 14 एंकर ही खड़े हैं। ये 14 एंकर बीच से हट गए तो वो नरेंद्र मोदी को हरा देंगे। आप सोच देखिए, इन लोगों कह रहे हैं कि ये 14 एंकर देश में नफरत फैला रहे हैं इसलिए बैन किया। एक तो बैन करने की वजह ही निराधार दिखती है। दूसरा लॉजिक देखिए कि 14 एंकर 140 करोड़ की आबादी में जहर फैला दे रहे हैं। 14 एंकर, मात्र 14 एंकर। अब तो देश में कोई जहर नहीं फैलेगा, फिर इसका मतलब आपने वहां से जाने से मना कर दिया। ये इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि बॉयकॉट करने की लिस्ट कम, टारगेट करने की लिस्ट ज्यादा दिख रही है। कई जगह तो लोग कह रहे हैं भाई हम लोगों को सोशल मीडिया पर भर भर के धमकियां मिल रही हैं, कल को हमारे साथ कुछ अनहोनी होगी तो जिम्मेदारी किसकी बनेगी, ये लोग पूछ रहे हैं। और आप ये भी देखिए कि आश्चर्य की बात यह है कि 14 एंकर को बॉयकॉट करने से इन लोगों को लगता है जीत मिल जाएगी। अगर इन एंकर्स को टारगेट करेंगे तो वो मोदी से जीत जाएंगे, मानकर बैठे। लेकिन ये कितना बड़ा भ्रम है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि नरेंद्र मोदी की ग्लोबल रेटिंग बढ़ती जा रही है। और ये ग्लोबल रेटिंग देश के उन 14 एंकर्स ने सेट नहीं की है जिनको आप बॉयकॉट कर रहे हैं। किसी भी नेता की ग्लोबल रेटिंग उस नेता पर देश के भरोसे से आती है, और यह भरोसा लगातार उस ग्लोबल रेटिंग में दिख रहा है, जिस ग्लोबल रेटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ टॉप पर है बल्कि धुआं धक्कड़ कर रखा है। भाई छप्पर फाड़ के नंबर ले रहे हैं, एक बार नहीं हर बार ले रहे हैं और दूसरे नेताओं से बहुत आगे दिखते हैं। अमेरिकी सर्वे एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की लेटेस्ट ग्लोबल रेटिंग में नरेंद्र मोदी की रेटिंग ने फिर से छप्पर फाड़ दिया है। और आप देखिए कि नरेंद्र मोदी को 76% अप्रूवल रेटिंग मिली है, 76%। दूसरे नंबर पर ब्राजील के लूला डी सिल्वा भाई हैं जो नरेंद्र मोदी से 27% पीछे हैं। नरेंद्र मोदी 76% पर हैं, लूला डी सिल्वा जो है वो 49% पे हैं। इतना बड़ा गैप है। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के वो 48% पर है। जॉर्जिया मेलोनी इटली की वो 42% पर है। अमेरिका के जो बाइडेन 40% पर अटके हुए हैं। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के 37% पर है। मतलब आप इस लिस्ट को देख लीजिए, इकलौते नरेंद्र मोदी हैं जो 75% पार करके बैठे हैं, बाकी कोई 50% भी पार नहीं कर पाया। मतलब नरेंद्र मोदी डिस्टिंक्शन से पास हो रहे हैं, बाकी लोग बस पास हो रहे हैं। और ये क्या, ये रेटिंग क्या इन 14 एंकर्स ने बनाई है क्या कि इन 14 एंकर से लड़ लीजिए और ये रेटिंग गिरा दीजिए और नरेंद्र मोदी से जीत जाइएगा क्या? आप इन लोगों की बुद्धि देखिए, इन लोगों की समझ देखिए, राजनीतिक समझ देखिए कि एंकर से भिड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, ये अकेली रेटिंग नहीं है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं मोदी सरकार के कामकाज की तारीफ कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने डिजिटल पेमेंट को लेकर मोदी सरकार के कामकाज की तारीफ की और कहा कि जो काम 47 साल में होना था मोदी सरकार ने वो काम 6 साल में कर दिया। तो ये क्या आईएमएफ से ये 14 पत्रकारों ने लिखवा दिया कि सुनिए नए काम कीजिए, मोदी जी की तारीफ कर दीजिए? आईएमएफ इस बात की तारीफ कर चुका है कि कोरोना काल में अन्न योजना ने अत्यधिक गरीबी को बढ़ने नहीं दिया। तो ये क्या 14 पत्रकारों ने करा दिया क्या? यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड ने मोदी सरकार की इस बात के लिए तारीफ की है कि उन्होंने स्वास्थ्य और स्वच्छता के मुद्दे पर बहुत ध्यान दिया है। यह क्या भारतीय पत्रकारों ने करवा दिया क्या उससे? यूरोपियन यूनियन ने G20 में सहमति के लिए पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि अगर पीएम मोदी का मजबूत नेतृत्व ना होता तो यह मुमकिन ही नहीं हो पाता। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में पीएम मोदी के मेक इन इंडिया की तारीफ की और रूस की ऑटो इंडस्ट्री को कहा कि तुम भारत से सीखो। भाई दुनिया तारीफ कर रही है। पुतिन बैठकर हमारी न्यूज की पाठशाला ना देखते होंगे, उनको समझ में नहीं आता होगा। रूसी बोलते हैं, वो रशियन बोलते हैं। दुनिया भर के नेता जो हैं वो इन्हीं 14 एंकर्स की डिबेट लगाकर और शो लगा के नहीं देख रहे हैं कि अच्छा सुशांत सिन्हा ने कह दिया तो मोदी जी की रेटिंग ऊपर कर दो। बॉस थोड़ा तो यहां से कुछ लगाना पड़ेगा, तभी नरेंद्र मोदी को हरा पाओगे। विपक्ष अगर किसी की बात न माने तो अपने ही नेताओं की बात सुन ले कम से कम।
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं टीएस सिंहदेव। अभी कल ही पीएम छत्तीसगढ़ गए थे, तो वहां मंच से छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता टीएस सिंहदेव ने पीएम मोदी के सामने उनकी तारीफ की और कहा कि केंद्र सरकार हमेशा सहयोग करता है। उन्होंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया कि नरेंद्र मोदी ने कोई भेदभाव राज्य के साथ किया। आप सुनिए बॉस, कांग्रेस का उप मुख्यमंत्री मंच पर खड़ा होकर कह रहा है कि नरेंद्र मोदी किसी राज्य से भेदभाव नहीं करते। क्या हमने बुलवा दिया क्या? सुनिए कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री। मैं ये कहने से भी नहीं चूकना चाहूंगा कि मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया। राज्य से हम लोगों ने अगर काम किया और मांगा तो बतौर हक, बतौर एक साथी केंद्र सरकार की ओर से कभी हाथ तंग नहीं रहे। और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस देश को, इस प्रदेश को मिलकर अपनी संघीय ढांचे की व्यवस्था में निरंतर हम आगे बढ़ाते रहेंगे। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी एक तरफ तो कहते हैं, इंडी गठबंधन के कई नेता कहते हैं कि नरेंद्र मोदी संघीय ढांचे को खत्म कर रहे हैं, राज्यों की शक्तियां खींच रहे हैं, और उनके खुद के छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी राज्यों से कोई भेदभाव नहीं करते। बीजेपी का राज्य है, कांग्रेस का राज्य है, उनको फर्क नहीं पड़ता, पब्लिक के लिए पैसा देना है तो देते हैं। तो यह भी क्या 14 पत्रकारों ने लिख के टीएस सिंहदेव को दे दिया कि सब थोड़ा बोल दीजिएगा? लेकिन अपने ही नेताओं को सुनने की जगह पर विपक्ष नरेंद्र मोदी से लड़ते लड़ते मीडिया के खिलाफ एजेंडा चलाने लगा। बॉयकॉट लिस्ट निकाल के क्या हुआ? पूरी दुनिया में आपकी थुथु हो रही है। पूरी दुनिया में, पूरे देश में लोग जो हैं, जो आपके समर्थक भी हैं, वो भी जगह जगह कह रहे हैं कि ये लोग किस लेवल पर आ गए कि देश में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि लिस्ट निकले पत्रकारों को बॉयकॉट करने की, पत्रकारों को टारगेट करने की। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि गांधी परिवार का यह इतिहास है कि वो इसी तरह से पत्रकारों के साथ व्यवहार करते हैं। या तो हमारे बगल में खड़े रहो, हमारे साथ रहो, और नहीं तो तुमको एकदम कोने में कर देंगे, बॉयकॉट कर देंगे। यानी इन्हें हर जगह अपने लॉयल, जो इनके प्रति समर्पित लोगों, वो पसंद है। इस तरह की लिस्ट निकालने के पीछे इरादा क्या है, इसे पूरा देश समझ रहा है। अब यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। बीजेपी ने कह दिया कि अगर ऐसी लिस्ट वो निकाल देते तो आज कैंडल मार्च निकल रहा होता, मार्केट में मोमबत्तियां ब्लैक में बिक रही होती, जो टूल किट गैंग है वो एक्टिव हो गया होता कि देश में तो लोकतंत्र ही खत्म हो गया। विदेशों में अखबारों में आर्टिकल छपवा दिए गए होते कि अरे नरेंद्र मोदी ने लिस्ट निकाल दी, पत्रकारों को बैन कर दिया। सुनिए आज बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने क्या कहा। जिसको बॉयकॉट वाकई करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, तभी उसका कुछ कल्याण होगा, उसका नाम राहुल गांधी है। पूरे दुनिया को बॉयकॉट करने चले हैं, पत्रकार भी जिंदाबाद है, वो भी अपना काम कर रहे हैं। अरे नेता में दम नहीं है भैया। बॉयकॉट किस किस को करोगे? जनता को बॉयकॉट करोगे, सुप्रीम कोर्ट को करोगे, पत्रकारों को बॉयकॉट करोगे, टीवी को बॉयकॉट करोगे, किसको बॉयकॉट करोगे? बॉयकॉट करना है, अगर कुछ आगे बढ़ना है तो अपने नेता को बॉयकॉट करो, उसी को छोड़ने से कुछ कल्याण हो सकता है 1% का। और मुझे एक प्रश्न वो अवार्ड वापसी गैंग और जो मोमबत्ती वाले हैं उनसे भी पूछना है कि आज शाम को कहीं मोमबत्ती ये सुलगाएंगे या नहीं? ये अगर हमारे तरफ से कोई लिस्ट जारी हो गई होती तो मार्केट में मोमबत्ती कम पड़ जाती है। संबित पात्रा कह रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं अवार्ड वापसी गैंग से कि भैया कुछ प्रेस फ्रीडम की बातें कर लो, कहीं मोमबत्ती जला लो। लेकिन उनका दिल तो ऑलरेडी 2014 से जल रहा है, वो क्या जलाएंगे? उनको तो मोमबत्ती दिल के पास लगाने से आग लग जाती है, माचिस की भी जरूरत नहीं पड़ती, इतना 2014 से उनका दिल जल रहा है। कमाल की बात यह है कि प्रेस फ्रीडम की बातें भी यही लोग करते रहे, बोलने की आजादी की बड़ी बड़ी बातें भी यही लोग करते रहे, और आज ये पत्रकारों की लिस्ट भी बनाकर डाल रहे हैं। ऐसा लगता है कि लिस्ट वाला आइडिया इन्होंने अपने ही इतिहास से उठाया है, क्योंकि नेहरू से लेकर इंदिरा और आगे भी इनका इतिहास यही रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी को शर्तों की बेड़ियों में जकड़ दिया जाए। आज देश के लिए देखना बहुत जरूरी है कि कैसे नेहरू से लेकर इंदिरा और इंदिरा से लेकर आज की डेट में राहुल गांधी तक
पत्रकारों को दबाने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए यह खबर छोटी मोटी नहीं, आप ये इतिहास नहीं जानेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि 2024 के इलेक्शन में ये लोग देश को कहां ले जाना चाह रहे हैं। आज ये इतिहास आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि भारत में प्रेस की आजादी पर अगर पहली बार किसी ने प्रहार किया था तो वो नाम था देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का। संविधान के लागू होने के 14 महीने के अंदर और भारत में पहले आम चुनाव से 6 महीने पहले ही जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में संशोधन करके फ्री स्पीच पर कई पाबंदियां लगा दी थी। अभी देश आजाद ही हुआ था कि नेहरू जी ने पाबंदी लगा दी। जिस संविधान को जवाहरलाल नेहरू सबसे उत्कृष्ट बताते थे, मात्र 14 महीने में ही वो उसमें बदलाव के लिए संशोधन ले आए। बने हुए संविधान को 14 महीना हुआ और उसमें संशोधन ले आए नेहरू जी। और क्यों लाए अभी आगे बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए हुआ क्या था। 12 मई 1951 को वो दिन था जब संसद में पहला संविधान संशोधन पेश किया। पहले संशोधन से संविधान में 3 तरह के बदलाव किए गए। एक बदलाव आरक्षण से जुड़ा था, दूसरा संपत्ति के अधिकार से जुड़ा था और तीसरा बदलाव अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदियों से जुड़ा था। संविधान के आर्टिकल 19 के खंड 1 के उपखंड ए में फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जिक्र है, लेकिन आर्टिकल 19 के खंड 2 में इन अधिकारों पर कुछ पाबंदियां लगाई गई थी जो सीमित दायरे में थी। लेकिन पहले संशोधन के साथ ही इस दायरे को बढ़ा दिया गया। मतलब संविधान बने बने अभी 14 ही महीने हुए हैं, देश को आजाद हुए कुछ साल ही हुए हैं, नेहरू जी ने यह पाबंदी लगाने का दायरा बढ़ा दिया और ये उसमें यह जोड़ दिया कि अगर कोई भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने या हिंसा को बढ़ावा देने वाली बातें कहता या लिखता है तो अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस संशोधन का समर्थन करते हुए संसद में बहस के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि दुनिया में हर आजादी की एक सीमा होती है, इसलिए प्रेस पर लगाम लगाने की जरूरत है। अगर प्रेस को आजादी का लाभ उठाना है तो उसे बैलेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, जो उसमें शायद ही कभी होता है। मतलब इनको भी प्रेस पसंद नहीं थी, इनको लगता था कि जो उस वक्त का प्रेस है उसके दिमाग में बैलेंस नहीं है, वो दोनों का लाभ एक साथ नहीं ले सकती कि आजादी भी रहे और संतुलन ना हो। देश आजाद हुए 4 साल 5 साल नहीं बीते और इनको प्रेस से दिक्कत शुरू हो गई। कई दिनों तक इस संशोधन पर बहस के बाद 18 जून 1951 को संविधान का पहला संशोधन संसद में पास हो गया, क्योंकि भाई सरकार ही कांग्रेस की थी, सब लोग ही अपने थे, तो पास हो गया। प्रेस की आजादी का गला घोटने पर उस वक्त नेहरू सरकार की काफी आलोचना हुई थी। आपको दिखाता हूं कि 17 मई 1951 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या छापा था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था, नेहरू इज एडमेंट ऑन कर्बिंग प्रेस, यानी प्रेस पर पाबंदियां लगाने को लेकर नेहरू अड़ गए हैं। ये नेहरू को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो छापा था, हेडलाइन आपको दिखा रहा हूं, पढ़िए। दुनिया कह रही थी कि नेहरू प्रेस को दबा रहे हैं, जैसे आज हो रहा है ना, इंडी गठबंधन के नाम पर जो लोग दिमाग लगाकर 14 पत्रकारों को बैन कर रहे हैं। ये सोच कहां से आई है देखिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के इस लेख में लिखा गया कि संसद में जवाहरलाल नेहरू ने फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पर पाबंदी लगाने वाले संशोधन का जोरदार समर्थन किया। नेहरू ने कहा कि यह संशोधन संविधान के कुछ मूल उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जरूरी है। आगे जो नेहरू ने कहा वो ध्यान से सुनिएगा। जिस तरह से प्रेस के कुछ लोग दिन ब दिन अश्लीलता, अभद्रता और झूठ फैला रहे हैं, उसे देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि सत्ता को कुछ ताकत दी जाए, वो इस तरह के न्यूज़पेपर से निपट सके। पत्रकारों से निपटने निकले थे नेहरू जी, आज भी निपट ही रहे हैं लोग। संविधान लागू करने के कुछ ही महीनों में जवाहरलाल नेहरू को पहला संशोधन क्यों लाना पड़ा, आपके भी मन में आ रहा होगा कि क्यों लाए भाई, क्या जरूरत थी। उसके पीछे की वजह भी आपको बताता हूं जो बहुत चर्चा में रही। पहले संशोधन की एक वजह जवाहरलाल नेहरू और आरएसएस समर्थित मैगजीन ऑर्गेनाइजर का टकराव भी बताया जाता है, क्योंकि इस संशोधन के जरिए सरकार उन आवाजों को दबाना चाहती थी जो उसके खिलाफ उठ रही थी। देश के बंटवारे में जवाहरलाल नेहरू की भूमिका को लेकर ऑर्गेनाइजर मैगजीन नेहरू की काफी आलोचक थी। फरवरी 1950 में मैगजीन ने नेहरू सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कुछ लेख छाप दिए। इन लेखों में हिंदू शरणार्थियों की दुर्दशा
और शरणार्थियों के प्रति नेहरू सरकार की नीति की आलोचना की गई। मतलब तब भी हिंदू को ध्यान नहीं दिया जा रहा, हिंदू पर यह आरोप लग रहा था नेहरू जी पर। ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने नेहरू सरकार के सामने यह भी मत रखा कि बंटवारे में जो संपत्तियां मुस्लिम छोड़कर गए हैं वो हिंदुओं में बांट दीजिए। उसी दौरान नेहरू पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के साथ संबंध सुधारने की वजह से काफी आलोचना ऑलरेडी झेल रहे थे। ऑर्गेनाइजर मैगजीन में नेहरू और लियाकत का कार्टून छपा और उसका टाइटल दिया गया विलेंस वर्सेस फूल्स, और यह लिखा गया कि पाकिस्तान की धूर्तता हमारी मूर्खता से मेल खाती है। ऐसा कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात से परेशान थे कि ऑर्गेनाइजर के लेख न केवल लियाकत अली खान के साथ उनके समीकरण बिगाड़ रहे हैं, बल्कि जन भावनाओं को भी भड़का रहे हैं। इसलिए नेहरू सरकार ने ऑर्गेनाइजर मैगजीन पर शिकंजा कसने का फैसला लिया और 2 मार्च 1950 को ऑर्डर जारी कर प्री सेंसरशिप लगा दी। अब आप कहेंगे ये प्री सेंसरशिप क्या होती है भाई? इस ऑर्डर में कहा गया कि मैगजीन में पाकिस्तान से जुड़ा जो भी कंटेंट छपेगा उसके लिए पहले सरकार से पूछना होगा, इजाजत लेनी होगी। यह है गांधी परिवार का कांग्रेस का इतिहास, पत्रकारों पर पाबंदी लगाने का बिना इमरजेंसी के। प्री अप्रूवल मतलब लिखिए और सरकार को दिखाइए कि सर ये हमने लिखा है, अच्छा छापो तब छपेगा, ना 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 नहीं छपेगा तो नहीं छपेगा। इसके विरोध में ऑर्गेनाइजर मैगजीन 10 अप्रैल 1950 को सुप्रीम कोर्ट चली गई। तब भी पत्रकार नहीं डरते थे, आज भी नहीं डरते थे ना। पत्रकार अब भी नहीं बदले और गांधी परिवार का कांग्रेस का इतिहास भी नहीं बदला। 26 मई 1950 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के प्री सेंसरशिप वाले ऑर्डर को रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में नेहरू सरकार की भयंकर हार हुई। इसी तरह मई 1950 में नेहरू सरकार को लेफ्ट विचारधारा वाली मैगजीन क्रॉस रोड से भी दिक्कत होने लगी। यह मैगजीन लगातार नेहरू सरकार की आलोचना कर रही थी। इस पर भी नेहरू सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट में इस पाबंदी को भी गैर संवैधानिक करार दिया गया और प्रतिबंध को हटा दिया गया। यानी जब जब नेहरू ने प्रयास किया मीडिया का गला घोटने का, पाबंदियां लगाने का, कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी। जब बार बार नेहरू सरकार को कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी तो फिर प्रेस और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर पाबंदी के लिए दूसरा रास्ता गोल घूमकर अपनाया गया और यह रास्ता था कि संविधान में संशोधन कर दो। इसीलिए पहला संशोधन क्यों आया आपको समझ में आया? सिर्फ इतना ही नहीं, मशहूर शायर मजरू सुल्तानपुरी, जिन्होंने तूने वो रंगीले क्या जादू किया, रात काले कली एक ख्वाब में आई जैसे सैकड़ों हिट गीत लिखे, उन्हें भी सिर्फ इसलिए जेल जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की आलोचना कर दी थी। यह पूरी कहानी आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि नेहरू जी को आलोचना से कितनी दिक्कत दिखती थी। बात साल 1949 की है, जब मजरू सुल्तानपुरी मुंबई में मजदूरों की एक हड़ताल में शामिल हुए और उन्होंने नेहरू पर एक कविता लिखी। उन्होंने कविता में लिखा कि मन में जहर डॉलर के बसा के फिरती है भारत की अहिंसा, खादी की केंचुल को पहनकर, जैसे सांप का केंचुल होता है ना, तो खादी की केंचुल को पहनकर ये केंचुल लहराने ना पाए, ये भी है हिटलर का चेला। वो नेहरू जी को कह रहे हैं कि ये भी है हिटलर का चेला, मार लो साथी जाने ना पाए। कॉमनवेल्थ का दास है नेहरू, मार लो साथी जाने ना पाए। बस फिर क्या था, नेहरू को यह बात और ये कविता चुभ गई, क्योंकि मजरू सुल्तानपुरी वो शख्सियत थे जिनके लगभग हर गीत घर घर में सुने जाते थे और शायद इस डर से कि कहीं उनकी ये कविता घर घर तक न पहुंच जाए, नेहरू के करीबी और तत्कालीन गवर्नर मोरारजी देसाई ने ऑर्डर देकर मजरू सुल्तानपुरी को मुंबई की आर्थर रोड जेल में डलवा दिया और कहा कि माफी मांगो। लेकिन मजरू सुल्तानपुरी झुकने को तैयार नहीं हुए और उन्होंने माफी नहीं मांगी, जिसकी वजह से उन्हें 2 साल जेल में ही रहना पड़ा। यह तो है नेहरू जी का इतिहास, प्रेस को दबाने का, आलोचकों को दबाने का। अब इसको कनेक्ट कीजिए आज की कांग्रेस से, राहुल गांधी की कांग्रेस से। कुछ बदला हुआ दिख रहा है? नेहरू जी ने बस लिस्ट नहीं निकाली थी पत्रकारों की, राहुल जी एक कदम आगे चले गए। इंडी गठबंधन ने पत्रकारों की लिस्ट निकालकर, टारगेट लिस्ट निकालकर दे दिया कि लो भाई यही हैं लोग। ये तो नेहरू जी थे। अब गांधी जी, इंदिरा गांधी जी का सुनिए। इमरजेंसी का तो दौर और भयानक था।
इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की रात 11:45 पर इमरजेंसी लगाई थी। क्यों आज के डेट में लोग पत्रकारों को बैन करने और ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी फिर लौट रही है? क्या ये लोग 2024 जीतकर इमरजेंसी लगा देंगे क्या? ये सुनिए आप, क्यों लोगों के मन में ये बातें आ रही हैं। रात से ही विरोधियों की गिरफ्तारी होने लगी और इन खबरों को दबाने के लिए जो किया गया वो उस दौर के वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी किताब इमरजेंसी की इनसाइड स्टोरी में लिखा है। वो लिखते हैं कि इमरजेंसी वाली सुबह दिल्ली के ज्यादातर अखबार नहीं निकले क्योंकि आधी रात से पहले ही उनकी बिजली काट दी गई थी। अधिकारियों ने सफाई दी थी कि पावर हाउस में गड़बड़ी आ गई है। दिल्ली नगर निगम को प्रेस की बिजली काटने के आदेश दिए गए थे। पंजाब और मध्य प्रदेश में भी प्रेस को बिजली नहीं दी गई। यह आदेश दिया गया कि गिरफ्तारियों और आंतरिक स्थिति पर लिखे जाने पर समाचारों और लेखों पर सेंसरशिप लागू कर दी गई है और इन्हें जांच के लिए सरकार के पास सौंपना पड़ेगा। इमरजेंसी में हुए अत्याचारों की जांच के लिए बने शाह कमीशन ने 11 मार्च 1978 को अपनी पहली अंतरिम रिपोर्ट में यह बताया कि 25 जून 1975 की रात को दिल्ली के तत्कालीन एलजी किशन चंद ने तब के दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई के जनरल मैनेजर बीएन मल्होत्रा को मौखिक आदेश दिया कि दिल्ली के अखबारों के दफ्तरों की लाइट काट दो। यह इसलिए किया गया जिससे सभी विरोधी नेताओं की गिरफ्तारी की खबर और इमरजेंसी लगने की खबर छपने ना पाए। यह इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का इतिहास है। इमरजेंसी लगाने के साथ ही यह सुनिश्चित करवाया गया कि दिल्ली में कोई अखबार ना तो प्रिंट हो ना डिस्ट्रीब्यूट हो। जिस संपादक ने भी सरकार की मर्जी के बिना अखबार छापने की कोशिश की उसकी नौकरी छीन ली गई। कुछ अखबार जो छप गए थे उनके बंडल मार्केट से उठवा लिए गए। छापने से पहले अखबारों के पेज जांच के लिए पीआईबी दफ्तर मंगवाने शुरू किए गए कि पहले दिखाओ क्या लिख रहे हो। अखबारों के लिए जब सेंसरशिप के नियम बना लिए गए और विरोध में जब अखबारों ने स्टैंड लेना चाहा तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। विरोध करने वाले अखबारों को उनका बिजनेस चलाना मुश्किल कर दिया गया। अखबारों से सरकारी विज्ञापन छीने जाने लगे। आज भी कई लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं ना कि इन पत्रकारों को बॉयकॉट किया है, अब इनके चैनल से सरकारी विज्ञापन ले लो। ये देख रहे हैं सोच कहां से आ रही है। ये कुछ भी नया नहीं हो रहा, ये सब वहां से विरासत में मिला हुआ है। कई अखबारों ने सेंसरशिप के विरोध में अपने संपादकीय की जगह को खाली छोड़ा, यानी एडिटोरियल का जो पन्ना छपता है उसको ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया विरोध में कि जाओ तुम नहीं कुछ लिखने दोगे तो हम खुला छोड़ते हैं, खाली छोड़ते हैं। इस पर भी तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने धमकियां देना शुरू कर दिया। यह देखिए ब्लैंक पेज छपा, मतलब कुछ नहीं लिखा विरोध में, तो यह भी इंदिरा गांधी को पसंद नहीं आया। कुलदीप नैयर ने अपनी किताब इमरजेंसी की इनसाइड स्टोरी में बताया है कि कैसे तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने संपादकीय जगह को खाली छोड़ने वाले संपादकों को गिरफ्तार कर लेने की धमकी दी थी, जबकि अंग्रेजी राज में भी जब अखबार विरोध करते थे तो वो संपादकीय की जगह को खाली छोड़ देते थे। लेकिन कांग्रेस के राज में विरोध का यह मौन स्वरूप भी स्वीकार नहीं था। मतलब कांग्रेस का विरोध अंग्रेजों से भी बदतर था। मतलब अंग्रेज भी यह स्वीकार कर लेते थे कि चलो ठीक है, एडिटोरियल में खाली जगह छोड़ा, विरोध कर रहा है। कांग्रेस को, इंदिरा गांधी सरकार को यह भी बर्दाश्त नहीं था कि तुमने खाली कैसे छोड़ दिया जी, विरोध करोगे लिखो नहीं तो जेल में डालेंगे। यह है वो इमरजेंसी जो आप लोगों ने देखी नहीं है और जिसकी चिंता लोगों को सताने लगी है 14 पत्रकारों के बैन के बाद कि 2024 में ये लोग सत्ता में आए तो पत्रकारों को उठा उठा के जेल में डालेंगे क्या, देश में इमरजेंसी लगाएंगे क्या। स्थिति यह बन गई थी कि अलग अलग अखबारों को चिन्हित करके उनकी कैटेगरी बनाई जाने लगी इंदिरा गांधी सरकार की तरफ से। इमरजेंसी की जांच करने वाले शाह कमीशन की रिपोर्ट से पता चला कि तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने तत्कालीन प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर AR बाजी और दूसरे अफसरों से मीटिंग करके अखबारों की कैटेगरी बनाने के लिए कहा। बाजी ने शाह कमीशन के सामने बताया था कि अखबारों में छपी खबरों का अध्ययन करके अखबारों की कैटेगरी बनाई गई। और यह कैटेगरी क्या थी? A कैटेगरी मतलब बहुत फ्रेंडली अखबार है, सब अच्छा अच्छा लिख रहा है। B कैटेगरी हॉस्टाइल, यानी कुछ नहीं, बीच का मामला है, मतलब सुन नहीं रहा है। कैटेगरी C यानी न्यूट्रल, मतलब बीच बीच में है, ना विरोध ज्यादा कर रहा है ना ज्यादा हॉस्टाइल हो रहा है। A+ यानी पॉजिटिवली फ्रेंडली, मतलब सकारात्मक रूप से दोस्त है। B पॉजिटिव यानी कंटिन्यूअसली हॉस्टाइल, यानी सुनने को तैयार नहीं। और C+ यानी शिफ्ट फ्रॉम न्यूट्रल पोजीशन टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड, यानी पहले न्यूट्रल था अब हमारी तरफ आ गया। ये पूरी लिस्ट बन गई थी भाई।
राहुल गांधी की इंडी गठबंधन पत्रकारों के नाम की लिस्ट निकाल रही है। इंदिरा गांधी के जमाने में अखबारों की लिस्ट निकलती थी कौन किस कैटेगरी में। इमरजेंसी में मीडिया की हालत यह कर दी गई थी कि शहर की खुली नाली की खबर भी नहीं छाप सकते थे बॉस। लेखक रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर नेहरू में इमरजेंसी के बारे में क्या लिखा है सुनिए कि इमरजेंसी लागू होते ही एक हफ्ते के अंदर सरकार ने प्री सेंसरशिप नाम की संस्था का गठन कर दिया। वही प्री सेंसरशिप जो कभी नेहरू लाए थे। कनेक्ट देख रहे हैं, नेहरू से इंदिरा, इंदिरा से राहुल गांधी तक चला आ रहा है। सबको पत्रकार क्या लिख रहे हैं बोल रहे हैं, इससे दिक्कत है। धरना, जुलूस, हड़ताल या विरोध की कोई रिपोर्ट छापने से रोक दिया गया। शासन प्रशासन की कोई आलोचना ही नहीं हो सकती थी। चंडीगढ़ के एक बाजार में दुकानें बंद होने की खबर इसलिए नहीं छापी गई क्योंकि एक दुकानदार को पुलिस ने अरेस्ट किया था और इसके विरोध में दुकानें बंद हुई थी। शहर की सफाई व्यवस्था और खुली हुई नालियों की खबर छापने नहीं दी जाती थी। स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति 6 साल से नहीं हुई, यह खबर छापने नहीं दी गई। टमाटर के दाम बढ़ने की खबर रोक दी जाती थी। रेलवे ट्रैक पर लोगों की मौत की एक खबर नहीं छापने दी गई। दवाओं की कालाबाजारी की खबर छापने से रोक दिया गया। यह है वो इमरजेंसी जिसकी हम बात कर रहे हैं। इमरजेंसी के दौरान हालात ये थे कि देश भर में 250 से ज्यादा पत्रकारों को जेल में डाला गया। पत्रकारों और कैमरामैनों की सरकारी मान्यता रद्द कर दी गई। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग कर दिया गया। आयकर बकाए, बिजली बकाए, नगर पालिका बकाए की आड़ में अखबारों पर छापे पड़ने लगे। बैंकों से कहा गया कि अखबारों को लोन मत दे देना। अगर कोई सेंसरशिप, इमरजेंसी या प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल दे तो वो कहीं छप नहीं सकता था। विरोधी नेताओं के नाम, बयान और फोटो तक नहीं छप सकते थे। अखबारों के दफ्तर में सरकारी अधिकारी बैठा दिए गए थे। बिना सेंसर अधिकारी की अनुमति से अखबारों में राजनीतिक खबरें नहीं छप सकती थी। विदेशी पत्रकारों को भी भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया था। बीबीसी के मार्क टुली से कहा गया कि वो 48 घंटे में भारत छोड़ दें। उस दौर में जो विदेशी पत्रकार भारत से निकाले गए थे उनमें से एक थे लेविस सिमंस, जो दिल्ली में अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के लिए रिपोर्टर थे। लेविस सिमंस ने बताया था कि वो उस वक्त कोई रिपोर्ट टाइपराइटर पर टाइप कर रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि 3 पुलिस वाले उनके छोटे से दफ्तर में घुस आए। नेहरू जी की फोटो लगी है लेकिन ये इंदिरा जी के जमाने की बात हो रही है। वो फ्लोर पर लाठी ठक ठक करते हुए आए और साथ चलने को कहा। वो इमिग्रेशन ऑफिस लेकर गए जहां वीजा पर कैंसिल स्टैंप लगाया गया। फिर दिल्ली के अशोका होटल में एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। वहां पर एक पुलिस वाले को बाहर बैठा दिया। अगली सुबह कस्टम के अधिकारी आए और उनकी सारी नोटबुक जब्त कर दी और उन्हें एयरपोर्ट ले जाकर थाईलैंड के एक प्लेन में बैठा दिया गया कि जाओ थाईलैंड में रहो। यह था इंदिरा गांधी के जमाने में जो हाल था पत्रकारों को दबाने का, उसका हिसाब किताब। और आप सोचिए क्या हालात थे। और आज की डेट में पत्रकारों की लिस्ट बनाकर उनको बॉयकॉट किया जा रहा है। लेकिन यह चैप्टर इसलिए खोला कि आपको समझ में आए ये मानसिकता कितनी पुरानी है और ये मानसिकता कितनी खतरनाक है देश के लिए। पाठशाला में आप प्रधानमंत्री मोदी के गिफ्ट का चैप्टर जो अपने बर्थडे पर पीएम देश को देने वाले हैं। पीएम मोदी ने देश की जनता के लिए ऐसा बर्थडे गिफ्ट तैयार किया है जिसे देखकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यही है नरेंद्र मोदी का बर्थडे गिफ्ट जो वो देश को दे रहे हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम ने दुनिया में भारत के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का लोहा मनवाया। हाल में हुई G20 समिट के दौरान पूरी दुनिया की नजर भारत मंडपम पर गई, लेकिन अब द्वारका में इससे भी शानदार इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का पहला चरण बनकर तैयार हो चुका है। इस कन्वेंशन सेंटर को यशोभूमि नाम दिया गया। 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी
इस कन्वेंशन सेंटर को राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। ये कन्वेंशन सेंटर न सिर्फ दुनिया में भारत के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का लोहा मनवाएगा, बल्कि भारत को इंटरनेशनल इवेंट्स का बड़ा मेजबान भी बना देगा। आप तस्वीर देखिए, कितना शानदार है। एक बारगी में देख के लगता है इंडिया में है भी या नहीं, लेकिन ये नया इंडिया, यहां ऐसी ही चीजें देखने को मिलती हैं। लाइटिंग देखिए, क्या भग भग झकझक रात में लग रहा है। यशोभूमि को तैयार करने में भारतीय संस्कृति पर पूरा फोकस किया गया है। कन्वेंशन सेंटर में स्ट्रीट आर्ट से लेकर शाही महलों की झलक दिखाई दे रही है। इसमें जाली, सीढ़ीदार कुएं और हरी भरी खुली जगहों पर पारंपरिक वास्तुशिल्प का इस्तेमाल किया गया है। द्वारका कन्वेंशन सेंटर के हर एग्जीबिशन हॉल की छत पर अलग तरह की डिजाइन नजर आएगी। कई जगहों पर छत पर कॉपर का भी इस्तेमाल किया गया है, जबकि फर्श पर रंगोली पैटर्न की झलक दिखाई दे रही है। द्वारका में तैयार किए गए कन्वेंशन सेंटर में ट्रेड एक्सपो, एग्जीबिशन और कल्चरल इवेंट्स होंगे। आपको आगे बढ़ने से पहले इस कॉम्प्लेक्स की कुछ खासियतें बता देता हूं। तस्वीरें देखकर मन गदगद नहीं हो रहा है? अब इसकी जरा खासियत सुनिए। 225 एकड़ में फैला यह कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की नई पहचान का प्रतीक है। दूसरे चरण का काम पूरा होने के बाद यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बन जाएगा। 8 मंजिला ऊंचे कन्वेंशन सेंटर में देश की सबसे बड़ी एलईडी वीडियो वॉल तैयार की गई है, जिसकी मदद से कन्वेंशन सेंटर का अगला हिस्सा रात के अंधेरे में भी चमकता हुआ नजर आएगा। कन्वेंशन सेंटर में मेन ऑडिटोरियम के अलावा 14 कन्वेंशन रूम होंगे, जिनमें करीब 11,000 लोग बैठ सकेंगे, जबकि कन्वेंशन सेंटर के मेन ऑडिटोरियम में 6,000 मेहमानों के बैठने का इंतजाम किया गया। फर्स्ट फेज में जो एग्जीबिशन हॉल बने हैं, उनका एरिया करीब 10 लाख स्क्वायर फीट है, यानी 5 फुटबॉल मैदान के बराबर। पहले चरण में इस कन्वेंशन सेंटर में करीब 3,000 गाड़ियों की पार्किंग तैयार की गई। इस कॉम्प्लेक्स में लोगों की पहुंच आसान बनाने के लिए एक मेट्रो स्टेशन भी तैयार किया गया है। इस मेट्रो स्टेशन को द्वारका मेट्रो लाइन और एयरपोर्ट मेट्रो से कनेक्ट किया गया है। कॉम्प्लेक्स के दूसरे चरण का काम अगले साल तक पूरा हो जाएगा। इसे तैयार करने में करीब 26,000 करोड़ की लागत आएगी। इस कॉम्प्लेक्स में सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस किया गया है। स्टेट ऑफ द आर्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। इससे 100% गंदा पानी फिर से इस्तेमाल हो पाएगा। द्वारका में नए कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। उद्घाटन की तैयारियों पर यह रिपोर्ट भी आपको दिखाता हूं। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर ठीक मेरे आप पीछे देख सकते हैं, जिसके पहले फेज का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों हो सकता है रविवार को किया जाए। लिहाजा आप ये देख सकते हैं जोरों शोरों से यहां पर तैयारी चल रही है और ये वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर है, जिसे 2 फेज में तैयार किया जा रहा है। ये करीब अगर बात करें आईजीआई एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पर तैयार किया गया है। ठीक भारत मंडपम की तरह ही ये होगा, या कह सकते हैं ये उससे भी बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, जो करीब 3 लाख स्क्वायर मीटर इंडोर एरिया में तैयार हुआ है और इसे बनाने में करीब 25,703 करोड़ रुपए की लागत लगी है। द्वारका में बने इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का ऑडिटोरियम कितना वर्ल्ड क्लास है, उसकी एक झलक भी देख लीजिए। कन्वेंशन सेंटर के मेन ऑडिटोरियम में बैठने का इंतजाम पूरी तरह ऑटोमेटिक है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि चेयर्स को जरूरत के मुताबिक ऊपर नीचे भी किया जा सकता है। अभी तक आप कहीं कन्वेंशन सेंटर में जाते हैं, सीट मिल गई, बैठ गए, लेकिन आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके फर्श को लकड़ी से तैयार किया गया और यह पूरी तरह साउंड प्रूफ है। वुडन फ्लोरिंग के अलावा ऑडिटोरियम की वॉल और छत भी वर्ल्ड क्लास नजर आ रही है। बड़े बड़े स्पीकर ऊपर लगाए गए, मतलब यहां कार्यक्रम में जाने में ही आदमी को मजा आ जाएगा कि क्या ही जबरदस्त चीज भारत में बनी। कन्वेंशन सेंटर को बनाने में इस बात का भी पूरा ख्याल रखा गया है कि लोगों को पहुंचने में परेशानी ना हो। कन्वेंशन सेंटर को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उसकी दूरी मात्र 10 किलोमीटर है। द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के जरिए कन्वेंशन सेंटर पहुंचा जा सकता है। दिल्ली जयपुर रेलवे लाइन से भी कन्वेंशन सेंटर बहुत नजदीक है। इसके अलावा कन्वेंशन सेंटर का अपना मेट्रो स्टेशन है। द्वारका मेट्रो को कन्वेंशन सेंटर से कनेक्ट किया गया। जल्दी ही मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी इससे जोड़ दी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत में इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनने से यहां के लोगों का क्या फायदा हो, तो आपको यह भी समझाता हूं कि कन्वेंशन सेंटर जब यहां बनेगा और उसमें कार्यक्रम होंगे, उसमें इवेंट्स होंगे, दुनिया भर से लोग आएंगे, तो पहला फायदा तो यह है जो माना जा रहा है कि 5 लाख प्लस रोजगार मिलेगा इस कन्वेंशन सेंटर में जो कार्यक्रम होंगे और जो चीजें होंगी उसकी वजह से। दूसरा रख रखाव, बहुत सारी और चीजें मिला।
दूसरा फायदा क्या है? जो औद्योगिक विकास है उसको रफ्तार मिलेगी, मतलब वो गति पकड़ेगा। तीसरा फायदा, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा। कन्वेंशन सेंटर शुरू होने के बाद इसमें नेशनल इंटरनेशनल समिट, ट्रेड एक्सपोज और कल्चरल एक्टिविटी आयोजित की जाएंगी, जिसके लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं भी मिलेंगी। दावा किया जा रहा है कि एक बार शुरू होने के बाद आईआईसीसी द्वारका को हर साल 100 से अधिक नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट की मेजबानी मिलने की उम्मीद है। इससे शुरू होने के बाद इंटरनेशनल इवेंट्स के आयोजनों की मेजबानी में भारत की हिस्सेदारी करीब 13% बढ़ जाएगी और दिल्ली इस मामले में शंघाई, हांगकांग और सिंगापुर को टक्कर देने लगेगी। इसके फायदा यह भी होगा कि ग्लोबल माइस यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशंस के मार्केट में भारत का शेयर बढ़ जाएगा। साल 2022 में ग्लोबल माइस मार्केट की वैल्यू करीब 72 लाख करोड़ रुपए थी, जिसमें 2030 तक हर साल 7.5% का उछाल आने का अनुमान है। यानी भारत की शान तो बनेगा ही, लेकिन पैसे का भी जरिया बनेगा। और यह हाल तब है जब द्वारका में कन्वेंशन सेंटर के पहले चरण का काम पूरा हुआ है। अच्छा, कन्वेंशन सेंटर बनेगा तो द्वारका के आसपास जो होटल्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनको भी बढ़ावा मिलेगा। भाई लोग आएंगे तो बहुत दूर तो रुकेंगे नहीं, वहीं रुकेंगे दिल्ली द्वारका में आसपास। उन होटल्स की चांदी, उन टैक्सी वालों की, ऑटो वालों की, आसपास घूमने की जगहों में जो दुकानें हैं उनकी चांदी हो जाएगी। जब अगले साल ये पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा तो कैसा दिखेगा उसकी भी एक झलक एनिमेशन के जरिए देख रहे हैं आप। क्या वर्ल्ड क्लास लग रहा है। कन्वेंशन सेंटर में एक मल्टीपर्पज एरिना होगा जिसकी छत फोल्डिंग होगी, यानी जरूरत पड़ने पर खोल दो और जरूरत पड़े तो बंद कर दो। इस एरिना में करीब 20,000 लोग बैठ सकते हैं। देखिए दूसरा हिस्सा जो बन रहा है वो ऐसा बन रहा है, झक से खुल गया। बढ़िया मौसम है, हवा चल रही है, धूप खिली हुई है, खोल दीजिए। बारिश हो रही है, बंद करके अंदर कर लीजिए कार्यक्रम। यह मल्टीपर्पज एरिना एशिया में सबसे बड़ा होगा। इसमें इंडोर स्पोर्ट्स और म्यूजिक इवेंट्स आयोजित करने की भी सुविधा होगी। आप सोचिए इतने बड़े में आप बैठ के कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट सुन रहे हैं, मन गदगद। इसके अलावा कन्वेंशन सेंटर में कैफे होगा, रेस्टोरेंट होंगे, हेल्प डेस्क तैयार किए जाएंगे और मेहमानों के ठहरने के लिए भी बड़ी संख्या में आधुनिक सुविधाओं से लैस होटल भी यहां तैयार किए जाएंगे। द्वारका में बन रहे कन्वेंशन सेंटर के सेकंड फेज का काम पूरा होने पर यहां क्या क्या फैसिलिटी बढ़ जाएंगी वो भी सुन लीजिए। 225 एकड़ में फैले कॉम्प्लेक्स के कुल एरिया का 60% हिस्सा यानी करीब 158 एकड़ मिक्स्ड यूज एरिया होगा। इसमें से करीब 64 एकड़ में आधुनिक सुविधाओं से लैस होटल बनेंगे जिनमें कुल 3500 कमरे होंगे, जबकि करीब 9 एकड़ एरिया में ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। इसमें ऑफिस स्पेस होगा, रिटेल स्पेस होगा। यानी दुनिया में भारत का परचम और लहराएगा। अब पब्लिक ये देखेगी तो खुशी ना होगी। आप चाहते हैं पत्रकारों को बैन करके अब मामला खत्म कर दो, काम ना करो बॉस। लेकिन एक काम हो रहा है कश्मीर में और वो काम हो रहा है शहीदों के बदले का। अब उसका चैप्टर खोलता हूं जिसके लिए सेना ने सबसे घातक हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कैसे आतंकी घिरे हैं, कश्मीर में सेना के ऑपरेशन की लाइव तस्वीर। 13 सितंबर को एक सर्च ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर की एक यूनिट के ऊपर कुछ आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले में भारतीय सेना के 2 अधिकारी और एक जवान समेत कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी के शहीद होने की खबर आई। अपने साथियों की शहादत का बदला लेने के लिए भारतीय जवानों ने अनंतनाग के जंगलों को चारों तरफ से घेर लिया है। सैनिकों ने कसम खाई है कि जब तक इन जंगलों में छुपे हुए लश्कर तैयबा के आतंकी उजैर खान की लाश नहीं देख लेते तब तक जंगल को छोड़ेंगे नहीं। आतंकी उजैर खान और उसके साथियों को ढूंढने के लिए सेना अपने हाईटेक गैजेट्स और हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। पहले वो जगह देखिए जहां यह ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से करीब 27 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा कस्बा है कोकेरनाग। इसकी पहाड़ियों पर यह ऑपरेशन चल रहा है। पिछले 2 दिनों से भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इन जंगलों में आतंकियों की खोज में लगे हुए हैं। सेना के मुताबिक आतंकियों को इन जंगलों के 4 किलोमीटर के दायरे में घेर लिया गया है और इन्हें कभी भी खत्म कर दिया जाएगा। आतंकियों को मारने में इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि कोकेरनाग की पहाड़ियों पर बहुत सी गुफाएं बनी हुई, इसलिए आतंकियों को बार बार छुपने का मौका मिल जा रहा है, नहीं तो अब तक तो ठोक दिए होते। सेना को शक है कि अनंतनाग के कोकरनाग में पहाड़ियों में 3 से 4 आतंकी छुपे हुए।
लेकिन इनका पूरी तरह सफाया करने के लिए सेना ने सबसे घातक हथियार कार्ल गुस्ताव का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। वैसे तो यह रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर है, लेकिन इसे रिकॉइललेस गन भी कहा जाता है। यह उसकी तस्वीर है जो सेना सबसे घातक हथियार इस्तेमाल कर रही है, कंधे पे जो आप देख रहे हैं। सेना के मुताबिक आतंकी अनंतनाग के जंगलों में पहाड़ी पर बंकर बनाकर छुपे हैं। इनके बंकरों को खत्म करने के लिए इस रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हथियार का निशाना सटीक और अचूक है। कार्ल गुस्ताव कितना घातक है इसके बारे में सुनिए। कार्ल गुस्ताव M4 दुनिया के सबसे एडवांस रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर में से एक है। इसे कंधे पर रखकर चलाया जाता है। इसकी रेंज करीब 1200 मीटर है। इसका वजन 6.5 किलो से ज्यादा और लंबाई 37 इंच है। कार्ल गुस्ताव को चलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। पहला गनर होता है जो अपने कंधे पर इसको रखकर फायर करता है, और दूसरा लोडर होता है जो इसमें ग्रेनेड लोड करता है। इसमें 246 मिलीमीटर लंबा रॉकेट ग्रेनेड लगता है। यह 1 मिनट में 6 राउंड दाग सकता है। इसके ग्रेनेड करीब 900 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अपने टारगेट पर हमला करते हैं। कार्ल गुस्ताव M4 में 10 तरह के हथियार लग सकते हैं, यानी एक ही वेपन सिस्टम से दुश्मन के ऊपर 10 तरह के हथियार दागे जा सकते हैं। इसमें हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड के अलावा धुआं करने वाले स्मोक वेपन और रॉकेट बूस्टेड लेजर गाइडेड हथियार भी फायर किए जा सकते हैं। कार्ल गुस्ताव का स्वीडिश कंपनी साब उससे जुड़ा हुआ है, वही इसको बनाती है। साब इसकी यूनिट भारत में लगाने जा रही है और इस गन के 4 वेरिएंट आते हैं। अनंतनाग के जंगलों में चल रहे इस ऑपरेशन में भारतीय सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौनचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। 41 साल के कर्नल मनप्रीत सिंह मोहाली के रहने वाले थे। मेजर आशीष धौनचक पानीपत के रहने वाले थे और वो मात्र 34 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो गए। डीएसपी हुमायूं भट्ट का परिवार बडगाम में रहता है। आज जब इन सैनिकों का पार्थिव शरीर अपने घर तक पहुंचा तो पूरा शहर अपने बहादुर सैनिकों के बलिदान को श्रद्धांजलि देने पहुंच गया। मोहाली में जब कर्नल मनप्रीत सिंह का पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो पूरा गांव अपने लाल को सलामी देने के लिए उमड़ा। कर्नल मनप्रीत सिंह का अंतिम संस्कार मोहाली के पास उनके पैतृक गांव में किया गया। कर्नल मनप्रीत सिंह को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। यहां मौजूद हर शख्स की आंख नम थी, क्योंकि किसी ने पिता, किसी ने पति, तो किसी ने अपना बेटा और देश के अपना वीर सपूत खोया है। अंतिम विदाई के समय माहौल ऐसा था कि उसे देखकर कोई भी देशभक्त भावुक हो जाए। लेकिन इन तस्वीरों के बीच एक तस्वीर ऐसी भी दिखाई दी जिसने हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर दिया। सेना की वर्दी में खड़ा ये 6 साल का बच्चा शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह का बेटा है, जो अपने पिता को एक सैनिक की तरह आखिरी सल्यूट दे रहा है। एक सैनिक को इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं मिल सकती कि उनका बेटा भी उनकी तरह ही देशभक्ति की भावना रखता है। बगल में एक बच्ची भी है, वो भी सलामी ठोक रही है। कर्नल मनप्रीत सिंह की शहादत के बाद भी उनका परिवार उनके बेटे को सेना में भेजना चाहता। उधर पानीपत में आज सुबह मेजर आशीष का पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो पूरा गांव बेटे को आखिरी सलामी देने के लिए आया। भारत माता की जयकारों के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकली। मेजर की अंतिम यात्रा को पानीपत शहर के बीच बाजार से निकाला गया ताकि हर शहरवासी मेजर आशीष के अंतिम दर्शन कर सके। उधर डीएसपी हुमायूं भट्ट को भी आज बडगाम में सुपुर्द खाक कर दिया गया। 13 सितंबर को मिशन के दौरान डीएसपी हुमायूं भट्ट ने गोली लगने के बाद अपनी पत्नी को वीडियो कॉल किया और कहा था कि मुझे गोली लगी है, नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा, हमारे बेटे का ख्याल रखो। ये डीएसपी हुमायूं भट्ट के आखिरी शब्द। एक सैनिक शहादत सिर्फ उस वक्त तक सीमित नहीं रहती, उसकी शहादत या उस तक ही सीमित नहीं रहती, उसके परिवार का त्याग भी बहुत बड़ा होता है। भारत माता के इन सच्चे सपूतों को हमारा सलाम है और सेना से यह पक्का विश्वास है कि इन सैनिकों का बदला जरूर ले लिया जाए। पाठशाला में अब समाजवादी पार्टी के नेता, मुलायम सिंह के करीबी, अखिलेश यादव की पार्टी के बड़े नेता आजम खान की सबसे बड़ी मुसीबत का चर्चा। आजम खान के घर पर पड़े छापे में सबसे चौंकाने वाला खुलासा क्या हुआ? करोड़ों की गाड़ियों वाली आजम खान की मुंहबोली बेटी का क्या राज है? और वो भैंसें जिन्होंने आजम खान को करोड़पति बना दिया, अब उसका चर्चा। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के घर पर चल रही आयकर विभाग की रेड खत्म हो गई। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी में टैक्स और फंड के लेन देन में गड़बड़ी के आरोप में यह छापेमारी हो रही थी।
इस छापेमारी के दायरे में आजम खान की मुंहबोली बेटी का जिक्र भी सामने आया। सूत्रों का कहना है कि आजम खान की मुंहबोली बेटी के पास कई ऐसे राज हैं जो खुल गए तो आजम खान की मुश्किलें और बढ़ सकती। बुधवार सुबह 7 बजे से आजम खान के घर पर रेड चल रही थी, जो अब से कुछ देर पहले खत्म हुई। आयकर विभाग के अधिकारी और सुरक्षाकर्मी आजम खान के घर से बाहर निकले। अधिकारियों के हाथ में कुछ दस्तावेज और सामान भी थे। इस दौरान आजम खान परेशान से दिखाई दे रहे थे। आयकर विभाग की टीम के जाने के बाद आजम खान ने क्या कहा, एक बार पहले वो सुनिए, फिर छापे में क्या मिला वो बताता हूं। आपकी जानकारी में है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड थी और 3 दिन वो हमारे यहाँ रहे आवास में हमारे अंदर, और जो भी सवालात थे, जो भी तलाशी पंजाब केसरी नीचे कर लो, आप लोग बोलते रहिए फिर। आपको आजम खान के घर पर पड़ी रेड की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाता हूं। ये तस्वीरें रामपुर में आजम खान के घर के अंदर की हैं। इसमें आयकर विभाग के अधिकारी दस्तावेज पढ़ते हुए दिख रहे हैं। आजम खान परेशान खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा आयकर विभाग के अधिकारियों को सोने के गहने भी दिखाती हुई नजर आई। सोने के सामानों की वैल्यूएशन के लिए विशेषज्ञों की टीम भी आजम खान के घर के अंदर गई हुई थी। ये उस रेड की एक्सक्लूसिव तस्वीर है। 60 घंटे से ज्यादा समय तक आजम खान आयकर विभाग की निगरानी में थे। आप देखिए कि यूपी और एमपी के 30 ठिकानों पर छापेमारी हुई, जिनमें रामपुर है, लखनऊ है, मेरठ है, गाजियाबाद है, सहारनपुर, सीतापुर और बुलंदशहर भी शामिल है। आयकर विभाग की टीम के 40 से ज्यादा अधिकारियों ने रामपुर में जांच की है। आजम खान के करीबियों के ठिकानों पर भी एक साथ छापा मारा गया। आजम खान के बेटे अदीब के शोरूम पर भी छापेमारी चली। एसपी विधायक नसीर खान के ठिकानों पर भी आयकर विभाग ने रेड मारी। आजम के करीबी एमएफ जैदी के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। मतलब आजम खान चारों तरफ से मुसीबत से घिरे हुए हैं। हेट स्पीच मामले में आजम खान ऑलरेडी जमानत पर हैं और अब आयकर विभाग की छापेमारी हुई है, जिसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स विभाग को आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े अहम दस्तावेज मिलने का दावा है, जिनसे आजम खान पर शिकंजा कस सकता है। जब आयकर विभाग के अधिकारी आजम खान के घर पर छापेमारी कर रहे थे, दस्तावेज खंगाल रहे थे, तो उस समय आजम खान परेशान से दिख रहे थे। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक आजम खान ने अधिकारियों से कहा कि उनकी इनकम का जरिया डेयरी है, मतलब दूध का बिजनेस। डेयरी से भैंसों का दूध बेचने से दिन का 20,000 रुपया मिलता है। आजम खान ने कहा कि उसी 20,000 रुपए से उनका गुजारा चलता है। घर देख के लग रहा है कि डेयरी के 20,000 रुपए से घर बना है, पर हो सकता है बना हो, आजम खान कह रहे हैं। आजम खान ने अधिकारियों से अपनी पार्टी के बारे में भी बातें की। आजम खान ने कहा कि उन्हें उनकी पार्टी एसपी से उतनी मदद नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। आजम ने कहा कि जिन लोगों को सत्ता तक पहुंचाया, अगर वो साथ देते तो आज ये हालत नहीं होती। जौहर यूनिवर्सिटी में सरकारी पैसा लगने के सवाल पर आजम खान ने कहा कि वो कैबिनेट का फैसला है। सरकारी विभाग की तरफ से सीधे ठेकेदार को पैसा दिया गया था, लेकिन आजम खान के मुताबिक भैंसों का दूध वगैरह बेचकर वो पैसा कमाते हैं। इसीलिए आपको याद होगा जब सपा की सरकार थी और भैंसा गुम गया था तो पुलिस कितनी ताबड़तोड़ तरीके से ढूंढ रही, भाई घर चलाने का मामला था। अब आपको बताता हूं आजम खान की मुंहबोली बेटी के बारे में, जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है और जौहर यूनिवर्सिटी से भी इस लड़की का नाम जोड़ा जा रहा है। इस लड़की का नाम एकता कौशिक है और आजम खान के परिवार के साथ एकता कौशिक का काफी गहरा संबंध बताया जा रहा है। आजम खान तो एकता को अपनी मुंहबोली बेटी मानते हैं, कहा गया। एकता कौशिक के बारे में ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आरोप लग रहे हैं कि आजम खान और उनके परिवार के साथ घनिष्ठ संबंधों की वजह से एकता कौशिक ने तेजी से तरक्की की। आयकर विभाग ने जहां जहां छापेमारी की, उनमें एकता कौशिक का घर भी शामिल है। गाजियाबाद के पौष इलाके राजनगर में एकता कौशिक की कोठी है, जहां आयकर विभाग के अधिकारियों ने जांच की और दस्तावेज खंगाले। एकता कौशिक के नाम की चर्चा रामपुर से लखनऊ तक होती थी। आपको बताता हूं कि एकता कौशिक और आजम खान के परिवार के बीच संबंध कैसे हैं। एकता कौशिक आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम की दोस्त है। एकता और अदीब ने एक साथ कॉलेज में पढ़ाई की थी। अदीब से दोस्ती की वजह से आजम परिवार के संपर्क में आई। आजम खान की पत्नी और बहुओं से भी एकता के अच्छे संबंध हैं। आजम खान जब मेदांता में भर्ती थे तो एकता ही देखभाल करती थी। आजम खान को जमानत मिलने में भी एकता का अहम रोल बताया जाता है। आजम खान जब जेल में थे तो एकता आजम से मिलने जेल भी जाती थी। आजम के जेल में रहते हुए जौहर यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी कहा जाता है एकता के पास ही थी। इसी वजह से जौहर यूनिवर्सिटी के टैक्स और फंड की जांच के घेरे में
एकता भी आ गई। आयकर विभाग इस मामले में एकता को आजम का सबसे बड़ा राजदार मान रही है। जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी की जांच में एकता अहम कड़ी साबित हो सकती है। आपको एकता कौशिक की लग्जरी लाइफ की झलक भी दिखाता हूं। एकता कौशिक का घर राजनगर में है, जो गाजियाबाद का सबसे पॉश इलाका है। यह समझ लीजिए कि जैसे दिल्ली में साकेत या साउथ दिल्ली के इलाके हैं, वैसे ही गाजियाबाद में राजनगर का इलाका है। एकता कौशिक कितनी लग्जरियस लाइफ जीती है, इसका सबूत भी इस घर में। एकता की कोठी के अंदर नीले रंग की जैगुआर कार खड़ी है। भारत में जैगुआर कार की शुरुआती कीमत ही 72 लाख रुपए है। यह इकलौती कार नहीं जो एकता के पास है। जो खबरें हैं उनके मुताबिक एकता कौशिक ने पिछले 1 महीने में 3 लग्जरी कार खरीदी है। इनमें जैगुआर, मर्सिडीज और BMW की कार शामिल है। ये तीनों ही कार करोड़ों रुपए में आती हैं। एकता के घर में भी कई कीमती सजावटी सामान की जानकारी मिली। यानी एकता कौशिक के पास ऐशो आराम की सारी चीजें मौजूद हैं। सवाल यह है कि क्या यह सब कुछ आजम खान से करीबी की वजह से हुआ या उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया। और जो जांच में होगा वो सच सामने आ जाएगा। लेकिन इतना तो सच सामने आ रहा है कि आजम खान परेशानी में तो दिख रहे हैं। पाठशाला में अब फैक्ट चेक की क्लास। सोशल मीडिया पर आज एक मैसेज खूब वायरल हुआ है। मोबाइल पर फ्लैश हुए मैसेज में बहुत सारे लोगों के मोबाइल पर अचानक से मैसेज आया और बड़ी अजीब सी आवाज मोबाइल में आई और उसमें लिखा था कि दिस इज अ सैंपल टेस्टिंग मैसेज सेंड थ्रू सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। आज सुबह कई लोगों के स्मार्टफोन्स पर अचानक यह मैसेज आया। कई लोग घबरा गए। अलर्ट के साथ अलार्म जैसी आवाज भी गूंजी। हमने इस खबर का फैक्ट चेक किया। कई लोग घबरा गए कि फ्रॉड तो नहीं है। कई लोगों को लगा ओके कर दिया, बैंक से पैसा ना निकल जाए। ये सब बहुत हुआ है, लोग डरे हुए हैं। ये मैसेज वाकई सरकार ने भेजा है या नहीं भेजा है। जब हमने फैक्ट चेक किया तो पता चला कि यह मैसेज सरकार के इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की टेस्टिंग का हिस्सा है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। 20 जुलाई 2023 को सरकार ने एक बयान में कहा था कि समय समय पर मोबाइल यूजर्स को ऐसे अलर्ट भेजे जाएंगे। सरकार ऐसा सिस्टम तैयार कर रही है जिससे कोई इमरजेंसी होने पर फौरन सभी के मोबाइल पर ऐसा मैसेज फ्लैश आ जाएगा और लोगों को पता चल जाएगा कि कोई खतरा है, कोई इमरजेंसी है। और इसीलिए जब ये मैसेज आ रहा है तो टोन भी अलग है, ताकि आपका ध्यान जाए मोबाइल पर कि भाई ऐसा कुछ आया है और एकदम से सबके मोबाइल पर आ रहा है। तो सरकार लोगों को इमरजेंसी के हालात में बचाने के लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रही है और इसीलिए इसकी टेस्टिंग चल रही है और आपके मोबाइल पर भी ऐसा मैसेज आया होगा। तो घबराने की जरूरत